Welcome to St. Wilfred Law College. This lecture is in the subject of legal research methodology, in which this lecture we are covering module number 1. In first module, today the topics which are being covered are research methodology, meaning of research, objectives of research and motivation in research. बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं और अब तक के जितने भी वीडियोस अगर आपने देखे हैं तो मुझे नहीं लगता कि आपको ये टॉपिक समझने में कोई भी दिक्कत आएगी। तो अगर आप डायरेक्ट ही वीडियो देख रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और अगर आप पिछले वीडियो लेक्चर्स देखकर इस पे आ रहे हैं तो आपको थोड़ा सा कंपैरेटिवली इजी पड़ जाएगा और कुछ नहीं। दोनों तरफ से चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, एक ही बात है, बहुत ईजी सा है। रिसर्च मेथोडोलॉजी, वैसे तो ये मैं पिछले भी एक लेक्चर के अंदर कवर कर चुका हूँ, इसलिए मैं इस लेक्चर में इसको डिटेल में नहीं बताऊंगा, बहुत छोटे में बताऊंगा। जहाँ पर हमने किया था रिसर्च मेथड्स वर्सेस मेथोडोलॉजी, तो उस लेक्चर में मैंने बताया था। तो रिसर्च मेथोडोलॉजी मीन्स मेथोडोलॉजी ऑफ रिसर्च, ये बात तो बहुत ही लिटररी मीनिंग हो गई। अब इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। तो रिसर्च मेथोडोलॉजी मतलब, मेथोडोलॉजी क्या होती है? स्टडी ऑफ मेथड्स। जो मेथड आप यूज कर रहे हैं या करने वाले हैं उनको आप कैसे यूज करोगे, कहाँ यूज करोगे, उसकी स्टडी जो होती है उसको बोलते हैं मेथोडोलॉजी। और ये मेथोडोलॉजी, ये जो मेथड्स हैं, जब आप किसी रिसर्च के अंदर काम में लेने वाले हो तो उस रिसर्च के मेथड्स की जो स्टडी होगी वो रिसर्च की मेथोडोलॉजी कहलाएगी। सो रिसर्च मेथोडोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ द मेथड्स used or to be used in a research, that is research methodology। ठीक है, मैंने बहुत शॉर्ट में बताया है, डिटेल्स में मैं इस लेक्चर में कवर नहीं कर रहा जानबूझकर, क्योंकि ऑलरेडी हो चुका है। और वो रिसर्च मेथड्स क्या क्या होते हैं वो हम बाद में देखेंगे। मीनिंग ऑफ रिसर्च, रिसर्च मेथोडोलॉजी के अंदर जब हम बात करते हैं कि रिसर्च के अंदर यूज आने वाले मेथड्स की स्टडी, तो पहले पता चले कि रिसर्च क्या होती है। तो रिसर्च क्या क्या हो सकती है, उसके लिए कुछ एलिमेंट्स हैं जो मैंने यहाँ पर लिखे हैं। ये इतना बड़ा एरिया जो है ये इसका ही है कि एक रिसर्च जो है वो केयरफुल इन्वेस्टिगेशन होती है, एक इंक्वायरी होती है, जिसके लिए हम वन वर्ड में काम लेते हैं, साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन। ठीक है ना। केयरफुल इन्वेस्टिगेशन या इंक्वायरी मतलब साइंटिफिक या सिस्टमेटिक सर्च, और वर्ड है रिसर्च, यानी कि फिर से सर्च करना। तो पहले क्या किया था, ये एक सवाल है कि फिर से सर्च कर रहे हो तो पहले किया क्या था? पहले भी हमने कुछ किया था, लेकिन हमें वो सच्चाई पता नहीं चली जो अब हम पता करना चाहते हैं। तो कुछ नया करना चाहते हैं, इसलिए हम फिर से सर्च कर रहे हैं, हम रिसर्च कर रहे हैं, तो उसी को हम बोलते हैं रिसर्च। ये आपको मैंने बहुत ही मतलब कि सिंपल वे में आपको समझाया मैंने कि होता क्या है। तो केयरफुल इन्वेस्टिगेशन होती है या केयरफुल इंक्वायरी होती है, इसको हम सिस्टमेटिक सर्च बोलते हैं, साइंटिफिक सर्च बोलते हैं, क्योंकि रिसर्च के अंदर हर चीज़ जो है सिस्टमेटिक तरीके से होती है, स्टेप बाय स्टेप होती है। साइंस में भी होता है, हर काम स्टेप बाय स्टेप होता है, तो वही चीज़ यहाँ पर है। और ये जब भी की जाएगी तो एक स्पेसिफिक टॉपिक के लिए की जाएगी भाई। ऐसा नहीं है कि आपने कुछ भी चूज कर लिया या आपने बहुत कुछ चूज कर लिया, ऐसा नहीं है। एग्जैक्टली एक पॉइंट जिसके ऊपर आपको सर्च करना है, जिसके अंदर आपको कुछ नया पता करना है। जैसे कि पीएचडी की जाती है, तो पीएचडी के अंदर ऐसा नहीं है कि कोई भी आप एक सब्जेक्ट चुन लेते हैं कि मुझे क्रिमिनल लॉ में जो है पीएचडी करनी है, ऐसा नहीं होता है। क्रिमिनल लॉ में भी बहुत सारे लॉ हैं। कौन सा लॉ? तो आप देखते हो कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, या आप देखते हो आईपीसी या सीआरपीसी या कुछ और। तो क्रिमिनल लॉ तो बहुत सारे हैं। अब इनमें भी क्या आप पूरी की पूरी सीआरपीसी के ऊपर रिसर्च कर दोगे? फिर तो बहुत बड़ा हो गया, मतलब दिस इज बिग। तो आपको एग्जैक्टली उसका एक कौन सा टॉपिक, और उस टॉपिक को भी किस सेंस के अंदर आप रिसर्च करना चाहते हैं, ये आपको यहां पर मेंशन करना होता है, जो हम ऑलरेडी कवर कर चुके थे हमारे रिसर्च डिजाइन के अंदर। ठीक है ना। तो मेथोडोलॉजी मतलब यही है, मेथोडोलॉजी के अंदर हम रिसर्च को किस तरीके से करना चाहते हैं उसकी स्टडी होती है, उस स्टडी को हम बोलते हैं रिसर्च मेथोडोलॉजी।
हम क्या तरीका अपनाएंगे। हम एक्चुअल में उसकी डिजाइन तैयार नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ हमारा एक आउटलाइन प्लान दिमाग में सोच रहे हैं, अभी किया कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं किया, हम बस उसकी स्टडी उसके अकॉर्डिंग करेंगे। तो स्टडी करने के लिए बाद में जब हम जो डिज़ाइन बनाएंगे वो रिसर्च डिज़ाइन कहलाएगी। मैं उसकी बात, रिसर्च डिज़ाइन की बात नहीं कर रहा, हम सिर्फ स्टडी के मैनर की बात करें। तो मेथोडोलॉजी मतलब मान लीजिए स्टडी मैनर, मैनर, ठीक है, नॉट एग्जैक्टली स्टेप्स, स्टेप्स नहीं कह रहा मैं, वो तो डिज़ाइन में आ जाएगा, मैनर क्या रहेगा, ठीक है। तो जब रिसर्च की बात की जाती है तो वहाँ पर आपका जो टॉपिक होता है वो स्पेसिफिक होता है। प्रोजेक्ट टॉपिक आपको दिए जाते हैं तो बहुत ही स्पेसिफिक होते हैं, आपको सिर्फ उस पर ही करना होता है, उससे ज़्यादा आपको वाइड नहीं जाना होता। और अगर आप थोड़ा सा रेफरेंस देने के लिए इधर उधर जा भी रहे हैं तो वो बहुत ज़्यादा दूर का रेफरेंस नहीं होना चाहिए, बहुत पास का होना चाहिए। तो स्पेसिफिक टॉपिक होना चाहिए। और बाकी डिपेंड करता है कि रिसर्च का लेवल क्या है। आपके जैसे एलएलबी के अंदर हम प्रोजेक्ट देते हैं तो वो बहुत ही मतलब बुनियादी स्टेप्स, बुनियादी लेवल के प्रोजेक्ट होते हैं, तो उसके अंदर हम ज़्यादा कुछ आपको देते नहीं है बड़ा, तो आप जो है उसके बाहर ना भी जाए तो वहाँ भी चल सकता है। लेकिन यहीं पर अगर कोई सोशल रिसर्च की जाए तो वहाँ पर तो बहुत वाइड में जाकर रिसर्च करनी पड़ेगी। टॉपिक एग्जैक्ट है लेकिन उस टॉपिक के लिए आपको बहुत कुछ जो है इंक्वायरी करनी पड़ सकती है। तो टॉपिक मस्ट बी स्पेसिफिक एंड व्हाट इज पर्पज, पर्पज इज फॉर सर्चिंग न्यू फैक्ट्स। कोई नया फैक्ट आप सर्च करना चाहते हैं या फिर आपको नॉलेज बढ़ानी है अपनी, तो कोई आपको नई नॉलेज चाहिए, या फिर हो सकता है कि आप कुछ नया ट्रुथ आप लाना चाहते हैं सामने, फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो ये आपका पर्पज हो गया। तो हम कह सकते हैं कि हम जो जानते हैं वो तो हम जानते हैं, लेकिन जो हम नहीं जानते उसको जानने के लिए हम सर्च कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, ठीक बात है। तो हम फ्रॉम नॉन टू अननोन जाते हैं और इसके लिए जो प्रोसीजर हम अपनाते हैं तो वो रिसर्च प्रोसीजर के अंदर हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। फिर मैंने यहाँ लिख दिया है कि हम पहले जो हमारी रिसर्च प्रॉब्लम है, टॉपिक है, उसको हम डिफाइन करते हैं, उसके बाद में हम उसके ऊपर प्रिलिमिनरी स्टडी करते हैं और प्रिलिमिनरी स्टडी करके हम उस प्रॉब्लम को रीडिफाइन करते हैं, ठीक है ना। तो डिफाइन करते हैं, फिर रीडिफाइन करते हैं उस प्रॉब्लम को, उसके बाद में हमारे जो हाइपोथेसिस बनते हैं उसको हम लिखते हैं कि हमारे हाइपोथेसिस क्या बने हैं। हाइपोथेसिस मतलब एक तरह से सजेस्टेड सॉल्यूशन कि शायद ये होता होगा, अब होता है कि नहीं होता है वो हम रिसर्च में करेंगे ट्राई, ठीक है ना। उसके बाद में हम क्या चाहते हैं कि हाइपोथेसिस तो बना लिए लेकिन उसको टेस्ट तो करें क्या सही है कि नहीं है। तो उसके लिए हमारे पास डेटा होना चाहिए और डेटा हम कलेक्ट करते हैं, कलेक्ट करने के बाद में उसको ऑर्गेनाइज करते हैं, यानी एक तरीके से जमाते हैं, क्या रिलेवेंट है क्या इरिलेवेंट है उसको इवेल्युएट करते हैं, ठीक है, उससे चेक करते हैं। उसके बाद में हम क्या करते हैं कि उसमें से डिडक्शन भी करते हैं, जो रिलेवेंट नहीं है उसको हटा देते हैं और उसके बाद में हम एक कंक्लूजन पे पहुंचते हैं। कंक्लूजन पे पहुंचना अलग चीज़ है और कंक्लूजन को फाइनल मान लेना वो अलग चीज़ है। आप कंक्लूजन में पहुंच गए कि हाँ भाई ऐसा होता है, लेकिन उस कंक्लूजन को एक बार फिर से चेक करिए। जब मैंने आपको बताया था अच्छी रिसर्च की क्वालिटीज़ क्या होती हैं, तो उससे आपको मैंने बताया था कि एक अच्छी रिसर्च वही होती है जो आप फाइनल सबमिट करने से पहले एक बार फिर से उसके जो कंक्लूजन है उसको आप चेक कर लो कि सही भी है कि नहीं है, ठीक है ना। और हाइपोथेसिस से जरूर उसको जो है मैच करके देखिए। तो कंक्लूजन पे पहुंच गए और बाद में कंक्लूजन को आप टेस्ट भी कर रहे हैं कि क्या वो हमारे हाइपोथेसिस को वेरीफाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो हमारी हाइपोथेसिस क्या हो गई, वहां पे नल हाइपोथेसिस है या फिर नहीं है, ठीक है। अब वो नल वगैरह क्या होती है मैं उस पर नहीं जा रहा क्योंकि वो आपके सिलेबस में नहीं है, दैट इज पार्ट ऑफ एलएलएम और पीएचडी अगर आप करते हैं वहाँ पे आएगी। फिलहाल मैं यहाँ पे उसको नहीं छेड़ रहा। तो ये हमारा मीनिंग ऑफ रिसर्च है, ठीक है, मीनिंग ऑफ रिसर्च। अब ये जितने भी मैंने एलिमेंट्स लिखे हैं इनको आप एक सेंटेंस बना दोगे कि रिसर्च मीन्स ए केयरफुल investigation or inquiry that is a scientific or systematic search on a specific topic for searching new facts or new knowledge or revealing a truth by moving from known to unknown following the procedure of defining से लेकर कंक्लूजन पहुंचने और वेरीफाई करने तक का, ठीक है ना। सो दिस इज मीनिंग ऑफ रिसर्च, क्लियर है। अब किसी पर्टिकुलर ऑथर ने या किसी पर्टिकुलर जुरिस्ट ने क्या कहा क्या नहीं कहा वो आपके पास बुक्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं, तो उस पर मैं नहीं जा रहा, वो तो बहुत सारी है, आप करते जाओ पढ़ते जाओ, उसकी कोई सीमा नहीं है। लेकिन मेन जो बेसिक मीनिंग है वो आपको मैंने यहाँ समझा दिया है। नेक्स्ट इज आर ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च। रिसर्च का ऑब्जेक्टिव मतलब रिसर्च की स्टडी का नेचर क्या है। ऑब्जेक्टिव और रिसर्च और मोटिवेशन इन रिसर्च दोनों में फर्क है।
मोटिवेशन इन रिसर्च मतलब आपको रिसर्च करने के लिए क्या उकसा रहा है, आप क्यों करना चाहते हैं रिसर्च, आपको क्या अंदर से जो है इंड्यूसमेंट हो रहा है कि आप जो है रिसर्च करो। एक बार आप मोटिवेट हो जाते हैं, अब आप तैयार हो जाते हैं कि हाँ मैं रिसर्च करूं, तो रिसर्च के लिए आपने टॉपिक चूज कर लिया। अब उस टॉपिक के अकॉर्डिंग आपका रिसर्च का कोई ऑब्जेक्टिव होगा कि आप कुछ डिस्क्राइब करना चाहते हैं या आप कुछ नया न्यू इनसाइट्स को आप एक्सप्लोर करना चाहते हैं, या आपके जो हाइपोथेसिस बने हुए हैं आप उसको सिर्फ टेस्ट करना चाहते हैं कि ऐसा होता भी है कि नहीं होता। वो तो ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च हो गया। लेकिन उससे पहले की स्टेज कि आप रिसर्च क्यों ही करो, है ना, तो उसके लिए मोटिवेशन क्या है। तो मोटिवेशन भी जो है अलग चीज है और ऑब्जेक्टिव अलग चीज है। कुछ हद तक आपको लग सकता है कि हमारे ऑब्जेक्टिव हमारे मोटिवेशन में आ रहे हैं, जैसे कि हाइपोथेसिस टेस्ट करना आपको मोटिवेट करता है कि मेरे हाइपोथेसिस सही है गलत है मैं एक बार चेक तो करूं, तो ये मोटिवेशन हो सकता है। लेकिन सारे के सारे ऑब्जेक्टिव मोटिवेशन में आ जाएंगे ऐसा नहीं है, ठीक है ना। जैसे कि हम शुरू करते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च, तो इसके अंदर 4 तरह के ऑब्जेक्टिव बताए गए हैं, और भी हो सकते हैं लेकिन आपके एलएलबी लेवल पे 4 तरह के ऑब्जेक्टिव्स बताए गए हैं। पहला है एक्सप्लोरेटरी या फॉर्मुलेटिव रिसर्च। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा रिसर्च स्टडी। होता क्या है कि ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च जानने के लिए हमें ये पता करना होता है कि हमारी रिसर्च स्टडी का काइंड क्या है, ठीक है ना। तो अगर आप स्टडी वर्ड लिखते हैं तो भी ठीक है, नहीं लिखते हैं तो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च यानी कि रिसर्च स्टडी का काइंड क्या है, उसके अकॉर्डिंग हमारा ऑब्जेक्टिव बनता है। तो एक्सप्लोरेटरी या फॉर्मुलेटिव रिसर्च स्टडी या एक्सप्लोरेटरी या फॉर्मुलेटिव रिसर्च, पहला ऑब्जेक्टिव ये है। इसका मतलब ये है कि आप कुछ नए इंसाइट्स आप जो है बनाने चाहते हो या फिर उनको एक्सप्लोर करना चाहते हो। एक्सप्लोर करना मतलब उसको खोलकर सामने रख देना चाहते हो कि भाई ऐसा होता है, ठीक है ना। एक्सप्लोर करना चाहते हो आप, ठीक है ना। आप उस जो फिनोमिनन है उस फिनोमिनन से आप अपनी फैमिलियरिटी बढ़ाना चाहते हो, तभी तो एक्सप्लोर करोगे। आप अगर मुझे एक्सप्लोर करना चाहते हैं, मेरे बारे में आप बहुत कुछ जानकर लोगों को बताना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको मुझसे नज़दीकियां बढ़ानी पड़ेंगी, आपको मेरे बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानना पड़ेगा। उसके बाद में ही तो आप जो है बता पाओगे कि मैं ऐसा हूं या नहीं हूं, मैं जितना सॉफ्ट दिखता हूं उतना सॉफ्ट हूं या नहीं हूं, या मैं जितना स्ट्रिक्ट दिखता हूं उतना स्ट्रिक्ट हूं भी या नहीं हूं। तो वो सब चीज़ें आपको तब तक पता नहीं चलेगी जब तक आप मुझसे फैमिलियरिटी नहीं बढ़ा देते, ठीक है। तो दिस वॉज आवर फर्स्ट ऑब्जेक्टिव, एक्सप्लोरेटरी या फॉर्मुलेटिव। सेकेंड है डिस्क्रिप्टिव। नाम से साफ है कि आप सिर्फ किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को या पर्टिकुलर फिनोमिनन को आप सिर्फ डिस्क्राइब करना चाहते हैं। डिस्क्राइब करोगे तो आप उसमें कोई भी एक्सपेरिमेंट नहीं करोगे, आप सिंपल जैसा वो है वैसा का वैसा ही आप मेंशन कर दोगे। जैसे आप मुझको डिस्क्राइब करना चाहते हैं तो मुझे देखकर क्या लगता है कि मैंने चश्मा पहन रखा है, मेरे हाथ में मार्कर है, मैंने एक शर्ट पहन रखी है जिसका कलर ये है, जिसके ऊपर कोई प्रिंट है या नहीं है, कलर क्या है, वो सब चीज़ें आप सिर्फ डिस्क्राइब कर पा रहे हो, ठीक है ना। आप मेरे को डिस्क्राइब करना चाहते हैं तो आप सिंपल ऑब्जर्व करोगे और कुछ भी नहीं। तो यहाँ पे जो मेथड काम में आएगा वो होगा ऑब्जर्वेशन मेथड। मेथड भी हम आएंगे बाद में, मैं उस पर नहीं आ रहा अभी। थर्ड इज आर डायग्नोस्टिक रिसर्च। डायग्नोज करना यानी कि पता लगाना बीमारी का। अब बीमारी का पता कैसे लगाया जाता है। अगर आप कभी डॉक्टर के पास जाते हैं और आप कहते हैं कि डॉक्टर साहब मेरी तो इम्यूनिटी पावर खत्म हो रही है, कमजोर हो रही है और मुझे कोरोना का बड़ा खतरा है, तो क्या किया जाए। तो डॉक्टर इम्यूनिटी पावर कमजोर है तो उसको जानने के लिए पूछता है कि भी आप पहले कब बीमार पड़े थे और क्या बीमारी हुई थी और क्या मेडिसिन दी गई। उसके बाद नेक्स्ट टाइम बीमार कब पड़े या उससे पहले कब बीमार पड़े थे और तब क्या बीमारी थी और तब क्या मेडिसिन दी गई, और इस दोनों घटनाओं के बीच में टाइम पीरियड कितना रहा, और फिर बाद में वापस आप बीमार कब पड़े। तो फ्रीक्वेंसी कितनी हो रही है, यानी कि कोई भी चीज कितनी मर्तबा वो जो है अकरेंस अपनी लेती है, कितनी बार वो घटना होती है और कितनी फ्रीक्वेंसी से हो रही है, कितनी बार से हो रही है, बार बार हो रही है तो कितने टाइम गैप से हो रही है और किन किन वजहों से होती है। वो सारी स्टडी जब हमारी की जाती है तो उसका ऑब्जेक्टिव जो बन जाता है हमारा होता है डायग्नोस्टिक रिसर्च, कि हम हमारी रिसर्च के अंदर डायग्नोस करना चाहते हैं कि ये ऐसा होता क्यों है। 100 साल पहले डिवोर्स के मैटर उतने नहीं हुआ करते थे लेकिन जितने आज होने लग गए हैं। तो ये आप डायग्नोस करना चाहते हो कि बीमारी ये हुई कहां से, क्योंकि डिवोर्स क्या है, डिवोर्स एक फैमिली के लिए किसी एविल से कम नहीं है। जिसका होता है उसको पता होता है, ठीक है।
तो वो डायग्नोस करना चाहते हैं आप कि ये प्रॉब्लम्स ज़्यादा से ज़्यादा क्यों हो रही है, ह्यूमन लाइफ चेंज हो रही है या लोगों की एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई हो गई हैं कि जब उस एक्सपेक्टेशन पे दूसरा पार्टनर खड़ा नहीं हो पाता है तो फिर वो प्रॉब्लम क्रिएट कर जाती है, डिस्प्यूट पैदा हो जाते हैं। तो डायग्नोस करना चाहते हैं आप, दैट इज योर ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च। मोटिवेट क्या किया, सोशल सर्विस आपकी, कि मैं डायग्नोस करूंगी या करूंगा और उसके बाद लोगों को बताऊंगा कि आप ऐसा ऐसा करो या मत करो जिससे आप अपनी फैमिली को सेव कर पाओगे। ठीक है, तो दैट इज योर मोटिवेशन कि आप जो है वहां पर सोशल सर्विस कर रहे हैं। लेकिन ऑब्जेक्टिव क्या है आपकी रिसर्च का, वो है डायग्नोस करना, उसका पता लगाना, दैट इज डायग्नोस्टिक रिसर्च। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा, मोटिवेशन अलग चीज है, ऑब्जेक्टिव अलग चीज है, ये समझ में आ रहा है, इजी है। नेक्स्ट है हाइपोथेसिस टेस्टिंग रिसर्च। आपकी हाइपोथेसिस है, उसको आप टेस्ट करना चाहते हैं, अगर यही आपका ऑब्जेक्टिव है रिसर्च का तो फिर वो आपका ऑब्जेक्टिव बन जाएगा। तो इस तरह से 4 ऑब्जेक्टिव हमने बनाए हैं रिसर्च के अंदर जो आपके एलएलबी लेवल पे काम आते हैं। तो ये बहुत ही इजी से हैं, छोटे छोटे हैं, आपको पढ़ते समझ आ जाएगा और जब आप समझ लेते हो तो उसको एक्सप्लेन आप कितना भी कर सकते हो। और एग्जाम के अंदर अगर आप इलस्ट्रेशन के साथ एक्सप्लेन करते हैं तो फिर आपको जो है लिबरल मार्किंग और थोड़ा एक्स्ट्रा मार्किंग उसका होने की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि आप इम्पैक्ट अच्छा डाल रहे हो। तो इलस्ट्रेशन जहाँ तक हो सके आप डालिए इस पेपर के अंदर, क्योंकि इस पेपर के अंदर क्या है कि आपके केस लो तो आते नहीं, ठीक है ना, जैसे दूसरे लीगल सब्जेक्ट में आते हैं, तो इसके अंदर आपके कोई केस लो तो आते नहीं है कि ये वर्सेस ये करके आ गया, तो इसके अंदर आपको इलस्ट्रेशन डालने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इज मोटिवेशन इन रिसर्च। मोटिवेशन रिसर्च करने के लिए आपको क्या उकसा रहा है, आप में क्या ईगरनेस हो रही है कि अब आप एक रिसर्च करना चाहते हैं। तो उसके हजारों कारण हैं, जो भी बताए जा रहे हैं यहाँ पर एग्जॉस्टिव नहीं है, इसके अलावा और भी हो सकते हैं जो आप जो है अपनी तरफ से ऐड कर सकते हैं। अगर आपको सही लगता है कि ये हो सकता है तो आप उसको विद रीजन लिखें कि ये मोटिवेशन रिसर्च में क्यों आया। ठीक है ना, तो यहाँ पर मैंने 5-6 बताए हैं, तो आप इनको जरूर नोट करें। पहला है रिसर्च डिग्री प्राप्त करना। आप रिसर्च कर रहे हैं और रिसर्च जब करोगे तो साथ में आपको डिग्री मिलेगी, जैसे कि पीएचडी। तो पीएचडी में रिसर्च ही करनी होती है, लेकिन आप कर इसलिए रहे हैं क्योंकि आपको उससे डिग्री मिलेगी। डिग्री मिलेगी तो वो आपको आगे फायदा पहुंचाएगी, कॉन्सिक्वेंशियल बेनिफिट पहुंचेंगे आपको। क्या पहुंचेंगे, उससे आपको कहीं जॉब मिल जाएगी। ठीक है, किसी यूनिवर्सिटी या कॉलेज के अंदर आपको एज टीचर आपको जॉब मिल जाएगी, एज प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर या असिस्टेंट प्रोफेसर के हिसाब से। ठीक है ना, जो भी पोस्ट खाली होगी। उसके अलावा हो सकता है कि कोई डिपार्टमेंट या गवर्नमेंट के वो रिसर्च काम आ जाए और वो आपको कोई और ऊंची जॉब दे दे, या आपको उसके लिए और कोई काम मिल जाए, तो कॉन्सिक्वेंशियल बेनिफिट हो सकते हैं। तो उसके लिए आप जो है रिसर्च करते हैं, ये आपको मोटिवेट करता है। दूसरा है डिजायर टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। आप इस तरह के कैरेक्टर के आदमी हो कि आपको अनसॉल्व प्रॉब्लम को सॉल्व करने में बड़ा मजा आता है। जैसे न्यूज़पेपर में नहीं आता सुडोकू, तो कुछ वैसा ही। तो यही मोटिवेट करता है। किसी को आदत होती है अखबार खोलते सबसे पहले वो सुडोकू भरते हैं, है ना, क्योंकि उनकी अंदर से इच्छा होती है कि मैं भरूं, इसके सारे कॉलम भर दूं मैं। तो वो मोटिवेट कर रहा है उनको। तो वैसे रिसर्च करने के लिए कुछ कोई चीज मोटिवेट करती है, तो उसमें से एक चीज है कि आप अनसॉल्व प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं। नेक्स्ट है इंटेलेक्चुअल जॉय। आपको मजा आता है, अब आ रहा है तो आ रहा है, बस इसका कोई इसका और कोई ग्राउंड नहीं है, आ रहा है तो ठीक है, करते जाओ। ठीक है ना। नेक्स्ट है सर्विस टू सोसाइटी। ये बता चुका हूं कि आप सोसाइटी के भले के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो भी आप यहाँ पे मोटिवेट हो रहे हैं। अब उसके कई पहलू हो सकते हैं कि आप किस टॉपिक पे कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, वो सब ठीक है, लेकिन अल्टीमेटली जो फाइनल आपको मोटिवेट कर रहा है वो है आप सोसाइटी को सर्व करना चाहते हैं, जनहित में कुछ करना चाहते हैं। तो ठीक है, कर लो। नेक्स्ट है रिस्पेक्टेबिलिटी। रिसर्च जो ज्यादा करता है तो उसका नाम हो जाता है, तो उसको रिस्पेक्ट मिलती है। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा रिसर्च करोगे, आपकी पब्लिकेशंस छपेंगे। आप किसी जो है लॉ के किसी टॉपिक के ऊपर आप रिसर्च करिए और उसके बाद में आपका जो फाइनल आउटकम रिसर्च निकलेगा उसको आप पब्लिश करवा दीजिए। पब्लिकेशंस में, प्रेस में जाकर आपकी जो है बुक्स छपेगी, तो वो कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में जाकर जमा होती है, वहाँ पे दूसरे स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, उनका ज्ञान बढ़ता है, तो आपकी किताबें काम आएंगी। तो जितनी ज़्यादा आप इस तरह से करते हो तो आपका उतना ही नाम हो जाता है और फिर बाद में आपकी किताबें और ज़्यादा आपको बिकती हैं और इससे आपको इकोनॉमिकल बेनिफिट भी मिलता है और रिस्पेक्ट मिल रही है, वो अलग ही है। जैसे कि मुल्ला है ना, तो उसके जो है काफ़ी किताबें हैं, उसकी फैमिली लॉ पर भी है
और दूसरे सब्जेक्ट्स के अंदर भी है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी है, तो रिस्पेक्ट मिलती है, रिस्पेक्टेबल हो गया। और लास्ट पॉइंट जो है इसके अंदर वो है एम्प्लॉयमेंट प्रोफाइल। लास्ट टॉपिक जो अपना एम्प्लॉयमेंट प्रोफाइल का है, एम्प्लॉयमेंट प्रोफाइल मतलब आप जहां एम्प्लॉयमेंट सर्विस आप लिए बैठे हो, किसी डिपार्टमेंट में काम करते हो, तो वहां पर काम करने के लिए आपकी जॉब प्रोफाइल ही ये है कि आपको रिसर्च करनी है। आपको डायरेक्शन दिए जाते हैं कि आप रिसर्च करो, ठीक है, तो आपको करनी है, नहीं करोगे जॉब से निकाल देंगे। तो वहां पर आपको वो मोटिवेट कर रहा है। अब वो ठीक है, मजबूरी होगी, वो अलग बात है। जैसे कि प्रोजेक्ट बनाना, प्रोजेक्ट बनाने के लिए आपको जब हम कहते हैं तो आपको प्रोजेक्ट बनाने ही होते हैं, ये आपको मोटिवेट कर रहा है, चाहे मजबूरी में मोटिवेट कर रहा है, ठीक है। मजबूरी मान लो, कुछ ही मान लो कि अगर ऐसा नहीं करोगे तो फेल हो जाओगे, क्योंकि नंबर कट जाएंगे, ठीक है ना। तो ये सब कुछ चीजें थी जो हमें मोटिवेट करती रिसर्च के अंदर। तो इस लेक्चर के अंदर हम इतना कवर करेंगे। और इस लेक्चर में जो हमने कवर कर लिया है, मैं एक बार मैं फिर से ब्रीफ में बता दूं, हमने कवर किया है रिसर्च मेथोडोलॉजी, मीनिंग ऑफ रिसर्च, ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च एंड मोटिवेशन इन रिसर्च। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम मॉड्यूल 1 के ही दूसरे टॉपिक्स जो हैं उनको भी कवर करेंगे। तो तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय। At St. Wilfrid College of Law, Sector 10, Meera Marg, Madhyam Marg, Jaipur, Rajasthan.